आप लोग लगाइए ये टेस्ट और प्लीज़ ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर बताइएगा, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है और नदी दिया हुआ है, और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। धौलावीरा कच्छ के रण ये सुमेलित है। कालीबंगा लूनी नदी नहीं होगा, घग्गर नदी होगा, ठीक, घग्गर नदी किनारे है और ये आपको सुमेलित नहीं होगा, तो इसका आंसर यहाँ पर बी निकल कर आ जाएगा। सी ऑप्शन देखते हैं, राखी गढ़ी घग्गर नदी हो जाएगा, रोपड़ सतलज नदी हो जाएगा। राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है भारत में, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी निकल कर आ जाएगा, कालीबंगा, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक। पहले का आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हेक्टर मुनरो किससे संबंधित है। हेक्टर मुनरो आप जानते हैं कि अंग्रेजों का अधिपत्य हो गया था इस युद्ध के बाद भारत में, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए, क्योंकि इससे पहले 1757 23 जून 1757, क्योंकि डेट के साथ पूछता है कि प्लासी का युद्ध हुआ था। फिर प्लासी के युद्ध के बाद देखिएगा कि बक्सर के युद्ध होता है 1764 में। एक तरफ हेक्टर मुनरो रहता है, अपना सैन्य प्रदर्शन दिखाता है, तो एक तरफ शाह आलम द्वितीय, जो कि दिल्ली के आपको शासन के, मुगल शासन के बादशाह थे, शुजाउद्दौला नवाब था, और आपको एक तरफ मीर कासिम था। तो ऐसे तीन लोगों थे, जिससे बंगाल के नवाब मीर कासिम था, और उस समय मतलब कि अंग्रेज़ों को विरुद्ध हो गया था वो, ठीक। वो अपनी जो है जो पावर है उसे दिखाना चाहता था। और फिर यहाँ पर भयंकर लड़ाई होता है बक्सर का युद्ध, जो कि 22 से 23 अक्टूबर 1764 में होता है बक्सर के समीप, और इसमें हेक्टर मुनरो जीत जाता है, ठीक। और यहाँ से अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हो जाता है भारत में, प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो दूसरे के आंसर यहाँ से बी निकल कर आ जाएगा, यानी कि बक्सर का युद्ध हो जाएगा, हेक्टर मुनरो इससे संबंधित है। इसके बाद देखिएगा कि उसके कुछ ही दिनों बाद रॉबर्ट क्लाइव आता है, जो कि इलाहाबाद के 2 संधि करता है, वो डिटेल्स हो जाएगा। आपको आगे क्वेश्चन देखना है यहाँ से कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है ये आपको बताना है, ठीक। देखिए मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है ये किससे संबंधित है, अक्सर क्वेश्चन में पूछ देता है। डेट भी याद रखना चाहिए आपके कि 16 सितंबर 1987, जो कि फोर्स में आया था ये जो प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1 जनवरी 1989 से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है, तो ये ओजोन परत के क्षरण से रोकने के लिए है, ठीक। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, जो कि समताप मंडल में मिलता है, और इसके क्षरण के लिए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन सबसे अधिक उत्तरदायी होता है, ठीक। ओजोन जो लेयर होता है, पराबैंगनी किरण जो सूरज के हानिकारक किरण है उससे हमारी रक्षा करता है। तो ओजोन को बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि 1987 में होता, 16 सितंबर 1987 को, इसलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में भी मनाते हैं। सब याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिन रात किसके कारण होते हैं। अब यहाँ से ये क्वेश्चन समझने की चीज़ है, रिवोल्यूशन और रोटेशन में क्या अंतर होता है। अब देखिए होगे कोई भी लट्टू जो है, लट्टू आप चलाए होंगे गांव में, तो वो अपने स्पिन करता है अपने ही अक्ष पर, देखिएगा वही आपको रोटेशन यानी कि परिभ्रमण होता है। और परिभ्रमण के कारण ही देखिएगा कि आपको दिन और रात होते हैं, यहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक। परिभ्रमण ही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। परिक्रमण मतलब कि पृथ्वी चारों तरफ सूरज का परिक्रमा लगा रहा है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। परिक्रमा करना किसी का, यानी कि परिक्रमण करना। परिभ्रमण मतलब कि अपने ही अक्ष पर स्पिन करना, ठीक। तो ये जो दिन रात होता है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर जब घूमता है तो दिन रात होता है, तो इसका आंसर बी निकल कर आ जाना चाहिए। यहाँ पर बी हो जाएगा, इसे सुधार कर लीजिए, बी हो जाएगा इसका आंसर, परिभ्रमण आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है, नहीं है। पहले ये क्वेश्चन जो मेरे स्टूडेंट करे होंगे, तो वो लोग भी अपना ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताइएगा, इससे पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से रिवीजन कर रखा है, ठीक। निम्न में से भारत का कौन सा जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से पार होती है 23.5 डिग्री, आप देखिएगा कि उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोला जाता है, और ये टोटल 8 राज्यों से भारत से पार होती है। राजस्थान, झारखंड, आपको मध्य प्रदेश हुआ, गुजरात हुआ, उसके बाद पश्चिम बंगाल में पार होता है, छत्तीसगढ़ से पार होता है, मिज़ोरम से पार होता है। मिज़ोरम से, यहाँ से देखो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मिज़ोरम त्रिपुरा से क्या पार होता है, तो हाँ पार होता है, ठीक। मेघालय से नहीं पार होता है ये, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो ये उड़ीसा से नहीं पार होगा, उड़ीसा से नहीं पार होगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। ये उड़ीसा से नहीं, ये 8 राज्यों से पार होता है, ठीक। ये याद रखिए जो मैंने बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 9 6 देखिए, 6 क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ से 1 मिनट छोटा मैं कर लेता हूँ। हाँ, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है ये आपको बताना है। डार्विनाइनर ने त्रिक संबंधी नियम दिया था, ये आपको त्रिक नियम इनके द्वारा दिया गया था। न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया था, ये भी सही है। मोस्ले जो है जो परमाणु संख्या के अकॉर्डिंग आपको सजाए थे तो पीरियोडिक टेबल को बताए थे, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी ये भी दिए थे आपको मोस्ले।
हाइजेनबर्ग अपवर्तन के सिद्धांत नहीं दिए थे, पाउली ने अपवर्तन के सिद्धांत दिया था। तो ये डी आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, मिलान सही नहीं है, पाउली हो जाएगा यहाँ पर आंसर, डी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाइजेनबर्ग नहीं पाउली ने दिया था। 6 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदार कारक है? ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि पृथ्वी के तापमान बढ़ रहा है, जीवाश्म ईंधन जलाए जाते हैं तो CO2 की मात्रा बढ़ रहा है, ठीक, जिसके कारण होता है कि सूरज के प्रकाश के जो तापमान है उसे तो ये अवशोषित कर लेता है, CO2 बाहर नहीं निकलने देता है वायुमंडल से, जिसके कारण ये तापमान बढ़ रहा है। तो ये देखिएगा ग्लोबल वार्मिंग में आपको देखिएगा मीथेन भी उत्तरदायी होता है। और मीथेन कहाँ से निकलेगा? तो ये धान के फसल से निकलेगा, गाय भैंस पगुराई करती है वहाँ से निकलेगा, कोयले को खानों से निकलेगा, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं वहाँ से भी मीथेन निकलता है। कोई भी जिसमें आपको देखिएगा कार्बन की मात्रा रहता है और पानी की भी मात्रा रहता है तो वहाँ से मीथेन गैस निकलने की संभावना होती है, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? और धान की फसल से, दलदली वाले क्षेत्र से ये आपको निकलता है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। बिहार में कौन सी नदी गंगा के दक्षिण दिशा से नहीं मिलती? ऑब्वियस सी बात है, ये आप लोग देखे होंगे, सोन नदी सुने होंगे, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, कर्मनाशा नदी, ये सभी दक्षिण से आती है नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ हैं। सोन नदी बड़ी है जो कि पटना में आकर मिलती है। महानंदा नहीं होगा, ये उत्तर से आकर नदी मिलती है। महानंदा एक्सप्रेस भी है, ट्रेन का नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर डी लगा लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए यहाँ से। भारत के संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भारत के संचित निधि पर जो व्यय भारित होता है, जैसे राष्ट्रपति के वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, ये सब संचित निधि से ही दिए जाते हैं। तो भारत के संचित निधि से जो पैसे दिए जाते हैं, ये कौन से नहीं दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। इनमें से किसका नहीं होता है व्यय भारित? ऑब्वियसली सी बात है, आप उच्च न्यायालय के अगर न्यायाधीश हैं, यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश, और वेतन ले रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, तो जिस समय जिस उच्च न्यायालय के आप न्यायाधीश होते हैं उसी समय वहाँ के वेतन और भत्ता, यानी कि अभी बिहार के उच्च न्यायालय के हैं तो बिहार से लेंगे, पर जैसे ही रिटायरमेंट हो जाते हैं सो भारत सरकार की संचित निधि से आपको पेंशन दिया जाता है, क्योंकि आप कहीं के राज्य के तो नहीं, एक रिटायरमेंट होते हैं, अलग अलग राज्यों में आपका ट्रांसफ़र होते रहता है। तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ता जो है, ये आपको देखेंगे कि ये जो आपको संचित निधि से नहीं मिलता है। बाकी राष्ट्रपति का वेतन भत्ता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन या भत्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन, ये सभी आपको मिलता है भारत के संचित निधि से। ये आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन जो अब भत्ता मिलेगा, जिस उच्च न्यायालय में हो वहाँ से वो मिलता है, ठीक। तो 9th का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? राज्य का कर्तव्य होगा कि पोषण स्तर और जीवन स्तर को अच्छे बनाए रखे और ऊंचा करे। यह DPSP, डायटी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे राज्य के नीति तत्व कहा जाता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके अनुच्छेद 47 से लिया गया है, ठीक। अनुच्छेद 47 में आपको देखने को मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। 10 के आंसर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए यहाँ से। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, 3 ही प्रकार के तो पूछे जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होती है? क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होने का मतलब कि क्षेत्र जो जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखेगा उससे विचलित होकर विपरीत दिशा में चली जाएगी। अब यहाँ पर जो होता है, ये होता है प्रतिचुंबकीय। नाम से ही पता चल रहा है, प्रतिचुंबकीय, ठीक। अब प्रतिचुंबकीय में जैसे कि सोना, तांबा, ये सब जो होता है, ये आपको विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। अनुचुंबकीय में ऑक्सीजन हो जाएगा, ये सब जो हो जाता है अनुचुंबकीय में हो जाता है, ठीक। और लौह चुंबकीय तो आप जानते हैं, कोबाल्ट, निकल, ये सब लौह चुंबकीय में होता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र में आपको प्रबल रूप से विक्षेपित होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो जाता है जो विपरीत होता है। 11 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने और रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? विटामिन पूछे तो विटामिन के हो जाता है, जो कि ब्लड क्लोटिंग के लिए उत्तरदायी होता है। बट ये तत्व पूछ रहा है तो ये हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट उत्तरदायी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ब्लड जो है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में ब्लड जो है 5 से 6 लीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन त्रिबंध तत्व है? इसमें से बताना है त्रिबंध, यानी कि 3 आपको बंध बनाएगा, उसमें 3 बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल कर आता है कि 3 बंध आखिर कहाँ बनाएगा? ऑक्सीजन में तो 3 बंध बनाएगा नहीं, 2 बंध बनाता है। ऑर्गन में तो ये तो ऑक्टेट अपना पूरा कर ले रहता है। कार्बन में तो 4 बंध बना लेते हैं। बात आता है नाइट्रोजन का, क्योंकि इसकी संख्या 7 होती है परमाणु संख्या, और यहाँ पर 2 और 5 यहाँ पर देखिएगा, और यहाँ ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इसको चाहिए, तो ये त्रिबंध बना लेता है। लास्ट में वाला त्रिबंध ये बना लेता है, नाइट्रोजन N2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए यहाँ से।
निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक जो है कृत्रिम बंदरगाह नहीं है। कृत्रिम बंदरगाह करने का मतलब खुद से बनाया हुआ, आदमी के बनाया हुआ बंदरगाह। तो एक प्राकृतिक बंदरगाह होता है, कृत्रिम। प्राकृतिक बंदरगाह में कोची बंदरगाह जब प्राकृतिक बंदरगाह हो जाएगा, ये कृत्रिम बंदरगाह नहीं है कोची। ठीक, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? शो लिम्बू जनजाति अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ये। शो लिम्बू जनजाति जो है ये आपको सबसे छोटा जनसंख्या के हिसाब से राज्य जो है सिक्किम। सबसे पहला ओडीएफ फ्री जो है ये आपको शौच से मुक्त जो हुआ था सबसे पहला, ये सिक्किम ही हुआ था। तो 15 से आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी निकल कर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें किससे बनी होती है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता जो इससे मुहर प्राप्त होती है ये किसके बनी होती है, ये आपको बताना है। ठीक, और सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहर बनी होती है ये सेलखड़ी की बनी होती है। किसकी? सेलखड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है। मैंने क्वेश्चन कराया। देखिए आप लोग को मन में होगा कि सर 3 बजे वाला क्यूज़, तो 1-2 दिन प्रभावित हो रहा है 3 बजे के क्यूज़। मैं आया हूँ डॉक्टर से दिखाने, और जल्दी ही 1 से 2 दिन में आपका 3 बजे का क्यूज़ फिर से कंटिन्यूअस हो जाएगा और आप लोग वो लगाने शुरू कर दीजिएगा। सिंधु सभ्यता से जो प्राप्त मुहर है ये सेलखड़ी के बने होते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व के कृषि उपज का आधा हिस्सा लिया था? सैन्य व्यवस्था इसका एकदम प्रबल रूप से बनाना था। सिकंदर स्थानी को उपाधि धारण किया था, द्वितीय सिकंदर भारत का बोला जाता है। दक्षिण भारत में काफ़ी विजय हुए। ठीक, 1000 दिनारी इसके ही दरबार में रहते थे, और पद्मावत के साथ जो कथा निकल कर आता है इसके साथ ही निकल कर आता है। तो ये जो था ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन कैंटीन व्यवस्था जो लागू किया था, बाजार प्रणाली लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी। तो 17 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये अपना जो किया था और ये 50% कर लिया था, आपको देखा जाए तो जो टैक्स के रूप में वसूल करता था, क्योंकि इसको भाई शेरन चलाना था। 17 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो। गांधी जी द्वारा 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति के लिए चलाया गया आंदोलन था। सो महात्मा गांधी जो थे ये 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति करने के लिए जो आंदोलन चलाए थे इसका नाम है असहयोग आंदोलन। बट क्या 1 वर्ष में प्राप्ति हुआ? जी नहीं हुआ। 1 अगस्त 1920 को ये जो आंदोलन चला था, समय बीतते गया और फिर 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है। 22 पुलिस वालों को जला दिया जाता है, जिसके क्षुब्ध होकर ये वापस ले लेते। ये बोलते हैं कि हिंसक नहीं हो सकता मेरा आंदोलन। इसके पीछे कारण यह भी था कि 1 वर्ष के उपरांत जो स्वाधीनता की बात की गई थी वो भी नहीं प्राप्त हुआ था। और भी महत्वपूर्ण कारण होते हैं जो कभी डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। असहयोग आंदोलन हो जाएगा यहाँ पर। सबने आगे आंदोलन महात्मा गांधी के सबसे पहला महात्मा गांधी का जो आंदोलन बिहार में था वो आपको चंपारण आंदोलन था 1917 में, तिनकठिया व्यवस्था के विरुद्ध में। फिर अहमदाबाद आंदोलन होता है 1918 में, 15 मार्च 1918 को, जो कि आपको अहमदाबाद के मिल मजदूर वाला है जिसमें भूख हड़ताल किए थे। फिर खेड़ा वाला आपको होता है 1918 में होता है, 22 मार्च 1918 को होता है। ठीक, अब यहाँ पर सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि 22 मार्च 1918 के बाद खेड़ा के बाद भारत में सबसे पहला अखिल भारतीय आंदोलन यानी भारत स्तर पर आंदोलन महात्मा गांधी का कौन था? तो 1920 से 22 के बीच में देखिएगा ये आपको असहयोग आंदोलन था, अखिल भारतीय आंदोलन। और यहाँ पर जो था 1 साल की प्राप्ति की बात की गई थी, तो ये असहयोग आंदोलन में ही। फिर आपको 1930 में देखिएगा कि समन्वय आंदोलन यानी दांडी मार्च से स्टार्ट किया जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट किया जाता है। ठीक, ये भी याद रखिएगा महात्मा गांधी का 3 अखिल भारतीय आंदोलन जो था ये तीनों था। 18 के आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 19 देख लीजिए। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत मिला? ये जो गवर्नर जनरल थे ये देखिएगा कि अपने पास शक्ति रखते थे। अध्यादेश वो अभी आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है, राष्ट्रपति जारी करता है केंद्र में। आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जारी करता है राज्य में। अब ये अध्यादेश 1861 का जो एक्ट आता है ये देखिएगा, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दिया जाता है किसको? गवर्नर जनरल को। ठीक, यानी वायसराय को। 19 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि संविधान में वर्णित है। सो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है ये संविधान में वर्णित है। किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 51 में वर्णित है। आर्टिकल 51 कहाँ से मिलता है? तो डीपीएसपी से निकल कर आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए यहाँ से, अच्छा क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली विधानसभा तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? एनसीआर दिल्ली को राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। 69वां संविधान संशोधन। 17वां संविधान संशोधन में देखिएगा दिल्ली पुडुचेरी वाले जो भी विधानसभा के सदस्य होंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले लेंगे। ये 17वां संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान किया गया। ठीक,
21 का आंसर क्या हो जाएगा बी। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन आते हैं, तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य की जो विधानसभा है जहाँ जहाँ वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो 21 का आंसर बी निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस दक्षिणी शासक का उल्लेख किया है? ताजुके बाबरी बाबर ने लिखा है, और बाबर ने इसमें एक आपको शक्तिशाली राजा का उल्लेख किया है दक्षिण भारत के, और ये थे कृष्णदेवराय। इसका आंसर क्या हो जाएगा इनका? बी होगा, इनके समक्ष थे। 22 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। ITCZ का फुल फॉर्म क्या होता है? ITCZ आप देखे होंगे, जलवायु में पढ़े होंगे। सो ITCZ का जो फुल फॉर्म होता है ये क्या होता है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखो, ये आपको फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे फिर फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके आपको याद में। जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य सभी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा यहाँ पर। 24 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पूछ रहा है, ठीक। शेख निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पूछ रहा है, निज़ामुद्दीन चिश्ती नहीं पूछ रहा है कि आप लोग अजमेर सोच लोगे। निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में स्थित है? यूरेनियम 235 का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं? नाभिकीय संलयन में करते हैं। और विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार किस देश में मिलता है? तो ये आपको कजाकिस्तान में मिलता है। मिडिल कंट्री है, मिडिल एशिया कंट्री जो है ये कजाकिस्तान। इसमें आप देखिएगा यूरेनियम का अधिक भंडार मिलता है। अगर पूछे कि विश्व में सबसे अधिक कौन सा यूरेनियम पाया जाता है, तो यूरेनियम 238 पाया जाता है, जिसका एनरिच किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है, और यूरेनियम 235 बनाया जाता है, जिससे नाभिकीय विखंडन द्वारा ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, ठीक। सी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? सबसे ऊपर वाला ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जो स्थित है ये जो श्रेणी है इसका नाम है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी हो जाएगा। 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो। पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान होता है। अब देखो, पृथ्वी पर पड़ी कोई भी स्थिति में आपको देखा जाए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान जो होता है ये पूर्णतः निगेटिव होता है। जब निगेटिव होगा तो ऑप्शन आपको डी निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। डी, पृथ्वी पर पड़ी वस्तु में गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का जो मान होता है ये आपको निगेटिव होता है। डी हो जाएगा, नकारात्मक हो जाता है। 28 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखो। इंजन की चाल मापने के लिए उपयोग में लाने वाला यंत्र कौन सा है? जो इंजन की चाल मापता है ये आपको उपयोग में लाने वाला यंत्र कौन सा है? तो इंजन की चाल जो मापा जाता है स्पीडोमीटर द्वारा मापा जाता है। आराम से लगा लेना इसमें आंसर, स्पीडोमीटर। मॉडिफाई क्वेश्चन है। और 29 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। सूरज का विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीवों को कहा जाता है। और सूरज का प्रकाश लिया, फोटोसिंथेसिस किया, मतलब प्रकाश संश्लेषण जिसे कहा जाता है, खाना बनाया। ये जो काम होता है ये उत्पादक का होता है। और उत्पादक कौन होता है? तो हरे पेड़ पौधे होते हैं जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएंगे, ठीक। हम लोग उपभोक्ता होते हैं, अलग अलग उपभोक्ता होते हैं, शाकाहारी और प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आपको द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, ये सब होते हैं। अपघटनकर्ता लास्ट में काम आते हैं, मरे सड़े जो है उसको ख़त्म करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? अब आसान क्वेश्चन ये। राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं सभी संवैधानिक बॉडी के सदस्यों को, देखिएगा उसके चेयरमैन हो, अध्यक्ष हो, सदस्य हो। और यहाँ पर देखिएगा कि ये नीति आयोग जो है ये अभी संवैधानिक बॉडी नहीं है। नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, 2015 से नीति आयोग हो गया। और इसके जो उपाध्यक्ष है ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करते हैं नियुक्ति में। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष को ये नियुक्ति नहीं करते। बाकी भारत के महान्यायवादी आर्टिकल 76 के तहत, जो कि भारत के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर ये अपना पद धारण करता है। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जिसे कैग बोला जाता है, आर्टिकल 148 से 151 के बीच में है। इनकी भी नियुक्ति आपको राष्ट्रपति ही करते हैं। बाकी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करते। 31 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? सो प्राणहिता किसकी सहायक नदी है ये आपको बताना है। अब हम जानते हैं कि भारत के वृद्ध गंगा किसे बोला जाता है, या दक्षिणी गंगा किसे बोला जाता है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और गोदावरी की कौन सी आपको सहायक नदी हो जाएगी? यही आपको प्राणहिता। 32 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए।
समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? समान ऊंचाई वाले बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, ये आपको बताना है। तो समान बिंदु को ऊंचाई को जो मिलाने वाली रेखा होती है ये बोला जाता है आइसोहाइट्स। आइसोहाइट बोला जाता है। इससे 33 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो 33 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्न में से किसकी बनी होती है? सो कोशिका में उपस्थित जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है। प्रोटीन, वसा, लिपिड। सो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन जो 20 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, ये इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए और सी हो जाएगा। प्रोटीन और लिपिड से कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 34 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। अब हम लोग लिटमस पेपर जो होते हैं लाइकेन से प्राप्त करते हैं। और लिटमस पेपर बनता कैसे, लाइकेन कैसे बनता है, तो आपको शैवाल और फंगस से मिलकर बनता है। ठीक, और यहाँ पर जो है मानी एल्गी और फंगस से मिलकर आपको लाइकेन बनता है। अब यहाँ पर जो है कि लाइकेन, अब देखिएगा ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो ये जो होता है ये आपको बैगनी होता है, शुद्ध रूप से बैगनी होता है। नीला को लाल कर दे वो अम्ल होता है, लाल को नीला कर दे वो क्षार होता है। ठीक, 35 का आंसर यहाँ से ए निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 लगा लेना, 1 मिनट। निम्न में से कौन सी श्रेणी रक्तचाप को नियंत्रित करती है? सो रक्तचाप को एंड्रिल यानी कि अधिवृक्क जो है ये आपको रक्तचाप को, आपको ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। और ब्लड प्रेशर क्या होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। ठीक, स्पेगनोमेनोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 37, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पर देखना है कि पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक, पालक जो होता है ये आयरन के प्रचुर स्रोत होते हैं। आयरन अधिक मिलता है हरे पालक में। और पालक देखिएगा तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। 27 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो, माफ करना 27 नहीं था 37 था। क्वेश्चन नंबर 38 देख लो। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है? जो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में जो स्थित पहाड़ी है तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। पूर्वी हिमालय वाले क्षेत्र में ये देख ले, पूर्वी घाट, माफ करना पूर्वी घाट के क्षेत्र में मिलेगा, देखने को मिलेगा इधर। और ये जो होता है ये पश्चिमी घाट है और ये जो है पूर्वी घाट है। ठीक, और जहाँ आकर दोनों मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी है। कार्डमम की पहाड़ी जो है ये सबसे आपको दक्षिणी में है, कार्डमम की पहाड़ी। ये 38 का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देख लीजिए। भारत के जननांकीय इतिहास में किस वर्ष को महाविभाजक कहा जाता है? अब महाविभाजक इसलिए कहा जाता है कि कोई इस समय जनसंख्या आपको निगेटिव में हुआ था, कम हो गया था, अकाल पड़ा था, प्लेग बीमारी आया था। ठीक, देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 14 से 18 के बीच में हुआ था, 1914 से 18 के बीच में। तो 1921 को देखोगे जब जनगणना 10 साल के बाद स्टार्ट हुआ था। 1921 के 1900 आप करना 1872 के देखिएगा जनगणना स्टार्ट हुआ था। 1881 से लॉर्ड रिपन के शासनकाल से नियमित जनगणना स्टार्ट हो गया था। ठीक, यानी 10 साल के बाद। तो 1921 में जो है ये जनगणना हुआ था। और इसमें जनांकीय इतिहास में देखिएगा ये नेगेटिव जनगणना था, इसलिए महाविभाजक कहा जाता है। 39 का आंसर सी हो जाएगा। हर 10 साल के बाद जनगणना होता है, जनगणना केंद्र सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए। हीराकुंड बांध परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो हीराकुंड बांध परियोजना है लंबी परियोजना है, लंबी नदी घाटी परियोजना है। और ये जो आपको स्थित मिलेगा ये आपको उड़ीसा के महानदी पर मिलेगा। लंबी परियोजना है उड़ीसा के महानदी पर। 40 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। चंद्रताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? चंद्रताल जो झील है ये किस राज्य में स्थित है? जैसे रूपकुंड झील आपसे पूछता है तो आप लोग उत्तराखंड लगा देते हो। बूलर झील पूछता है लगा देते हो जम्मू कश्मीर में। आपसे पूछता है चिल्का झील सबसे बड़े खारी पानी का झील, लगा देते हो आपको उड़ीसा में। वैसे ही पूछ रहा है चंद्रताल झील तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक, वेबनाड झील केरल में पूछता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलेगा। 41 का आंसर यहाँ से ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख फसल है? अब ये मेहसाना जो है ये किसकी फसल है, मतलब नस्ल है, माफ़ करना 1 मिनट माफ़ करना। 3 बजे सुबह जग कर ये वीडियो बनाया जा रहा है, इससे अंदाज़ा आपको लग गया होगा कि क्यों कभी कभी पढ़ने में ये से हो जा रहा है। मेहसाना निम्न में से किसकी प्रमुख फसल है? सो मेहसाना जो फसल है ये भैंस की फसल है। क्या है? सी हो जाएगा। 42 का आंसर सी हो जाएगा, भैंस की। क्वेश्चन नंबर 43। हड़प्पाकालीन स्थलावशेषों में से किस एक स्थल से समुचित और व्यवस्थित जल निकासी के प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं? दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, 2-3 बार बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो व्यवस्थित जो जल निकासी प्रणाली के आपको अवशेष मिले हैं
ये थे धौलावीरा में। कहाँ पर? धौलावीरा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर डी हो जाएगा। धौलावीरा आराम से लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता होना चाहिए कि मुंबई से ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था और ये 8 अगस्त 1942 को भारत के महात्मा गांधी जो है डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो बोले थे। ये जो है, तो इसके बाद ही देखिएगा बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है 9 अगस्त 1942 को ही, ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर। ठीक, ऑपरेशन जीरो आवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन से सुमिलित नहीं है? सुगौली की संधि हुआ था, उस समय अंग्रेज यहाँ पर थे और नेपाल के गोरखा के बीच में हुआ था 1816 में। अवध का विलय हुआ था 1856 में, कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी विलय कर लिया था। सिंध का विलय 1843 में हुआ था भैया। 1843 में जॉन नेपियर जो था ये पूर्ण रूप से विलय कर लेता है सिंध का, और झलकी की संधि 1752 में हुआ था। ये तो सही है। यहाँ पर जो ये आपको सिंध का विलय वाला मिलान गलत है। 45 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लो। भारतीय संविधान में पूर्वालोकन का सिद्धांत निम्नलिखित किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो पूर्वालोकन का सिद्धांत है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? और पूर्वालोकन का जो संविधान है हमारे देश के सभी संविधान में प्रावधान है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के भी संविधान से लिया गया, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर फंडामेंटल ड्यूटी भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। शिवराय की पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? अब ये जो है शिवराय की पहाड़ी, ये देखोगे पूर्वी घाट तमिलनाडु में स्थित है। ये शिवराय की पहाड़ी कहाँ पर मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। चाय की खेती निम्न में से कौन सी मिट्टी स्वार्थिक उपयुक्त होती है? चाय जो होता है ये पूरे विश्व में देखा जाए तो चीन में होता है ज़्यादा। ठीक, चाय में देखा जाए तो चाय जो होता है ये भारत में असम में होता है। ठीक, और भारत में इसमें किसमें मिट्टी होती है? तो लेटराइट मिट्टी होती है। लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। 48 का आंसर बी हो जाएगा। भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर बोला जाता है। कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी जिसे रेगुर कहा जाता है। क्वेश्चन 49 देखिए। अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? अनुपम जो झील है बिहार के किस जिले में है ये आपको बताना है। तो ये बिहार के कैमूर जिले में है। कहाँ पर? कैमूर जिला है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 और यहाँ पर देखिए। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। अखिल भारतीय जो किसान सभा है, और अखिल भारतीय यानी भारत स्तर पर जो कि स्वामी शाहजानंद का नाम आता है यहाँ से निकलकर, लखनऊ में 1936 में देखोगे कि आपको सम्मेलन किया जाता है। शाहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो लखनऊ हो जाएगा, नवाबों के शहर। 50 के आंसर बी हो जाएगा। अखिल भारतीय के स्तर पर पूछ रहा था। देखिए टोटल मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। ठीक, अब आप लोगों का ईमानदारी पूर्वक स्कोर बताने का समय हो गया। ठीक, जो भी पहले क्वेश्चन किए होंगे वो भी बताइए, नहीं किए हैं वो भी बताइए। ठीक, क्योंकि ये आपका टेस्ट लेना जरूरी था आपके ये जानने के लिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन तरीक़ा से चल रहा है। अब बात रहा कट ऑफ का, तो 30 से 35 के बीच में आपने स्कोर कर रखा है, तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से चल रही है। क्वेश्चन का लेवल ठीक था, टफ था भी, ईजी भी है, मॉडरेट भी है, और आप लोग को बस बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। कमेंट कर बताइए।